प्यारे बच्चों, ए प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपने देखा था चैप्टर सेकंड, आज हम चैप्टर थर्ड की बात करेंगे। चैप्टर थर्ड जो कि आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज के बारे में बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आता है आपका निकल कर कि पहला क्वेश्चन है आपका जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए। संस्कृत भाषा में रचित दो भारतीय महाकाव्यों का नाम लिखिए। दो भारतीय महाकाव्य जिसे भारत में महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, तो संस्कृत भाषा में रचित दो भारतीय महाकाव्य में नाम निम्नलिखित है। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। जी हाँ बेटा, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। अब रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, है ना। ये ओटी बनता है आपका, यहाँ पे 1 नंबर का ये बनता है और ओटी बनता है 1 नंबर का आपका ये, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने रचना की है रामायण की और वेद व्यास ने रचना की है महाभारत की। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? अभी अपन ने देखा था वेदव्यास रचना महाभारत, ऐसे देखेंगे वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है। तो वेदव्यास ने महाकाव्य नामक महाकाव्य की रचना की है इसे, ठीक है। इस महाकाव्य का प्रारंभिक नाम जय था, ये ओटी बनेगा आपका यहाँ से 1 नंबर का कि इस महाकाव्य का नाम क्या था? जय था। उपलब्ध महाभारत सतसहित संहिता कहलाती है। उपलब्ध महाभारत क्या कहलाती है? इनकी सत संहिता कहलाती है, सत्साहित संहिता कहलाती है, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक है। क्यों बोला गया इसमें 1 लाख श्लोक? ये भी आपका ओटी बनता है 1 नंबर का। इसमें 1 लाख श्लोक का संग्रह है। किसमें 1 लाख श्लोक का? महाभारत में 1 लाख श्लोक का संग्रह, इसलिए इसे सत साहित्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व के साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, संपूर्ण विश्व की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पितृवंशिकता से आपका क्या तात्पर्य? 2024 में आया हुआ प्रश्न है पितृवंशिकता। इसको आगे देखते हैं अपन। उत्तर दिया गया है, वहां वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, जैसे पिता है, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पिता, पुत्र, पुत्र के बाद इसका जो पुत्र आएगा वो फिर इसका जो पुत्र है ना, ठीक है। इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र और पौत्र के बाद प्रपौत्र आदि चलते रहते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था, पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, फिर प्रपौत्र निरंतर चलते रहते हैं। वह पितृवंशिकता कहलाती। क्या कहलाती है? वह पितृवंशिकता कहलाती है। इसी में अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका आता है, मातृवंशिकता से आपका क्या अभिप्राय? 2024 में आया हुआ प्रश्न, 2026 में आने की पूरी संभावना है। वह वंश परंपरा जो मातृपक्ष के अनुसार चलती, किसके अनुसार चल रही है? मातृपक्ष के अनुसार चलती हो, मातृवंशिकता कहलाती है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गोत्र शब्द से क्या अभिप्राय? गोत्र शब्द की बात, कौन शब्द की बात आ रही है बेटा? गोत्र। अच्छा, गोत्र क्या है? जैसे हमारा, आपका, सभी का, संपूर्ण जितने भी लोग हैं सभी का एक एक गोत्र होता है, तो उस शब्द से क्या अभिप्राय है? तो गोत्र शब्द का अर्थ है कुल, वंश और परिवार। कुल, वंश और परिवार। दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज। जैसे पूर्वज कौन होते हैं? आप, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, जो कंटिन्यू दर पीढ़ी दर निरंतर जो पहले चली आ रही वो आपके पूर्वज है ना, की संतान। अब पूर्वज के संतान में आप लोग, हम लोग आ गए, ठीक है। पूर्वजों की संतान या उत्तराधिकारी को एक गोत्र के अंतर्गत रखा जाता था। अंतर्गत यानी उसी गोत्र के अंतर्गत उन लोगों को भी रखा जाता था जिनकी सेम सेम गोत्र होती है। प्रत्येक गोत्र का नामकरण, जैसे उसका नाम कैसे पड़ा, हर, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति विशेष कुछ न कुछ गोत्र होगा, है ना। जब शादी होती है तो गोत्र देखा जाता है, तो ऐसे ही उसका नामकरण किसी एक वैदिक संत के नाम पर उस गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को उनका वंशज माना जाता है। वैदिक संत के नाम पर है जो उस गोत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उनका वंशज माना जाता है। जैसे गोत्र सेम सेम होते हैं तो वो उसी वंश का होगा और उसे भाई बहन के उसमें दर्जे में रखा जाएगा। इसी का आगे बात करते हैं अपन, गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम। 2025 में आया हुआ प्रश्न है आपका एमपी बोर्ड में। तो गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पहला, एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारी को एक गोत्र के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि पूर्वज के संतान या उत्तराधिकारी जो सेम सेम गोत्र के होंगे उनको एक गोत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा दिया गया है, प्रत्येक गोत्र का नामकरण। देखिए अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, नामकरण वैदिक संत के ऊपर होता है। नामकरण किसी एक वैदिक संत के नाम पर है और उस गोत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उसका वंशज माना जाएगा। वंशज यानी उसी वंश का रहने वाला, उसी वंश का रहने वाला। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में ब्लड रिलेशन जैसे होता है, खून का संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व बताना, महाभारत का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
तो उत्तर है उस क्वेश्चन का, महाभारत ग्रंथ से तत्कालीन है ना, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा धार्मिक विकास के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। वो बोला है तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषय, धार्मिक विकास की जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, महाकाव्य की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई? अब देखिए भाषा की बात हो रही है और इसकी रचना का श्रेय, अच्छा श्रेय हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा कार्य करता तो हम श्रेय देते हैं, उसी श्रेय की बात हो रही है, श्रेय किन्हें दिया गया था? तो महाकाव्य की रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में की गई है, अपन ने पहले वाला क्वेश्चन जो था संस्कृत भाषा का पढ़ा हुआ था। और महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है, जबकि रामायण की रचना का श्रेय महर्षि वाल्मीकि जी को दिया जाता है। ये भैया ओटी बार बार कह रहा हूँ, ओटी बनते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहिर्विवाह क्या होता है? 2022-2025 में आया हुआ प्रश्न, हो सके 2026 में भी संभावित प्रश्न आ सकता है, इसलिए अपन ने इस वीडियो में इसको लिया है। बहिर्विवाह, गोत्र कुल के बाहर, गोत्र कुल के बाहर होने वाले विवाह को बहिर्विवाह कहा जाता है, यानी हमारे गोत्र और कुल के जो बाहर विवाह होते हैं उन्हें बहिर्विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्विवाह प्रथा क्या हो? 2022 में आया हुआ प्रश्न है, 2024 में बैक था, शायद 2026 में आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर्विवाह के अंतर्गत विवाह समूह के मध्य ही होता है, यानी सेम समूह, समूह यानी एक ही ग्रुप के मध्य ही होता है। यहाँ समूह एक गोत्र अथवा एक ही जाति, फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोग, देखिए उनमें गोत्र वोत्र कोई महत्व नहीं रहता है, एक ही गोत्र अथवा एक ही जाति या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के मध्य ही उनका विवाह कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11वां, धर्मशास्त्रों के अनुसार, जो धर्मशास्त्र हैं हमारे, उनके अनुसार ब्राह्मण की 2 आदर्श जीविकाओं का उल्लेख कीजिए। ब्राह्मण, आजकल जो पंडित जी होते हैं वही ब्राह्मण है, पहले भी यही हुआ करते थे ब्राह्मण, ठीक है। साधु संत जिन्हें कहते हैं, ब्राह्मणों की 2 आदर्श जीविका, इनकी जीविका क्या है, इनके ये जीवन जीते हैं तो इनकी जीविका के बारे में लिखना है, ये जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं। तो धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की आदर्श जीविका थी अध्ययन करना और करवाना, भैया वो कार्य करते भी थे और करवाए थे, अध्ययन इन्हें पढ़ना, वेदों की शिक्षा देना, जो वेद होते थे हमारे 4 वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मेन वेद है हमारे, तो वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना, स्वयं यज्ञ भी करते थे और यज्ञ वो करवाते भी थे, दान लेना और देना, है ना, दान वो लेते भी थे और देते भी, ये सब इनके क्या थे, ये आदर्श जीविका थी, क्या थी इनकी आदर्श जीविका। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श कार्य, देखिए क्षत्रिय लोग होते हैं जैसे राम भगवान, ये क्षत्रिय, ठीक है। तो इनके 2 आदर्श कार्य की बात करेंगे, इनके क्या क्या आदर्श कार्य थे धर्मशास्त्र के अनुसार। 2 आदर्श कार्य में पहला है इनका युद्ध करना। भाई युद्ध क्यों करेंगे? ऐसा नहीं कि मन पड़ा और युद्ध कर ले, नहीं, यदि स्थिति लोगों की जान बचाना हो या कुछ स्थिति विपरीत हो उस राज्य की, तब उनको युद्ध करना। तो पहली आदर्श इनकी बात करेंगे, इनके आदर्श कार्य की, तो युद्ध करना। दूसरा जन साधारण, जन साधारण होते हैं जनता, क्या होती है बेटा, जनता, जन साधारण को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय करना, इनका सुरक्षा प्रदान करते थे और न्याय करते। न्याय करना यानी कि किसी जो भी दोषी है उसको दोष देना और जो दोषी नहीं है उसको छोड़ देना, ये न्याय करना कहलाता है, ठीक है। सुरक्षा करना, उसकी मदद करना, सुरक्षा करना उसकी जान हानि की, ये जन साधारण ने जनता की सुरक्षा करने का इनका कार्य था और युद्ध करना इनका कार्य था। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न क्रमांक 13वां, प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, है ना। अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 तरीके, भैया 7 है ना, 7 तरीके, विरासत, विरासत यानी जैसे आपका दादा, यानी आपके जो दादाजी थे, फिर उसके बाद उनके बाद पिताजी को मिली, पिता के बाद पुत्र को, ठीक है, जैसे स्वयं आप हो गए, ठीक है, ये दिया गया है। तो विरासत, ये जो कंडीशन, ये जितनी भी इनने दादाजी ने अपने पिताजी को दी, पिताजी ने हमें दी, ये सब विरासत है। क्या है ये सब? विरासत है। खोज, हमने कोई खोज करी, खरीदा, कुछ भी हमने सामान खरीदा, विजित करके कुछ हमने जीता, निवेश यानी खर्च, निवेश का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं इन्वेस्ट करना। क्या करना? इन्वेस्ट करना, है ना, इन्वेस्ट करना। कोई से अपन ने बिजनेस डाला, उस बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, क्या लगाया मैंने? पैसा, तो ये निवेश कहलाए। क्या कहलाएगा? ये निवेश। पहले जो पैसा लगाते हैं उसे निवेश कहते हैं, फिर उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, जो बड़े होते हैं वो अपने भेंट, सज्जन द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके धन अर्जित करते थे। इसी प्रकार मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके, यहाँ 7 बताएं, 6 बताएं। वैवाहिक अग्नि, यानी शादी होती है जब वैवाहिक अग्नि
ऐसे उदाहरण के लिए कुंड बना दूं मैं आपको, ये अग्नि वगैरह हो गई, यहाँ ये हस्बैंड वाइफ बैठ गए, ठीक है, ये पति पत्नी यहाँ पर अपन ने बैठा दिए। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा माता पिता और भाई द्वारा दिए गए उपहार गिफ्ट, जिसे उपहार कहा जाता है ना, गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, कुछ भी अपन, भाई देता है अपने को, माता पिता उपहार देते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के बाद के काल में मिली भेंट, यानी विवाह हुआ उसके बाद जो भेंट मिलती है, मिली भेंट तथा सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त हो, उसका जो पति रहता है, गिफ्ट वगैरह देता है, शादी के बाद भैया सबको मिलता है ना, उसका पति जो गिफ्ट वगैरह देता है, ये सब जो उसने प्राप्ति किया, ये सब किस में आएंगे, उसी 6 तरीके में आएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 आपका आता है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। अब पितृवंशिकता के बारे में बताना है कि पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो पितृवंशिकता से अभिप्राय ऐसा वंश परंपरा है जो पिता के बाद पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि में चलती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन में देखा था। विशिष्ट परिवार में शासक परिवार तथा धनी लोग, जैसे राजा हो गया, राजा के बाद भैया उसका पुत्र ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, पहले से निरंतर चला आ रहा है, ठीक है। शासक परिवार तथा धनी, अब जिसके पास पैसा अधिक है वो धनी, अपन तो है नहीं। धनी लोगों के परिवार शामिल है। इस परिवारों में पितृवांशिकता निम्नलिखित 2 कारण से अनिवार्य रही होगी। देखें पहला कारण, जिसमें पहला कारण दिया है, वंश परंपरा को चलाने के लिए धर्मसूत्र के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है। बोला गया है कि जो आपका वंश है इसे पुत्र ही आगे बढ़ाएगा, पुत्रिया नहीं। पुत्रिया क्यों नहीं भैया, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, क्या हो जाता है इनका, विवाह, ठीक है, फिर ये दूसरे के यहाँ चली जाती है। इसलिए सभी परिवारों में उत्तम पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती है, यानी कि सबसे पहले भैया पुत्र प्राप्ति की कामना ही की जाती है। जैसा हम देखें, उत्तराधिकारी का संबंध झगड़ों से बचने के लिए माता पिता नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए कोई झगड़ा हो। आजकल के जमाने में देखते हैं भाई ये खेत है अपना, ये खेत है, मेयर के लिए लड़ाई कर लेते, थोड़ी से छोटी छोटी सी जगह के लिए लड़ाई कर लेते। तो ये तो एक छोटा सा हिस्सा था, यहाँ पर तो पूरे राज्य की बात हो, राज्य अधिकार की बात हो रही, तो भाई क्यों नहीं लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ये उत्तराधिकारी संबंधित झगड़े जो होते हैं इनको समाप्त करने के लिए राज परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकार में राजगद्दी भी शामिल है। कौन सी गद्दी, राजगद्दी भी शामिल है। राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़ा लड़का है ना भाई, बड़ा लड़का, ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता है, यानी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, भाई राजा की मृत्यु होगी तो उसका जो बड़ा लड़का रहेगा वही राजा बनेगा, ठीक है, उत्तराधिकारी बन जाता है। इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता है। 2 पुत्र है तो दोनों में बढ़ जाएगी, 3 है 3 में, 6 है तो 6 में, 4 में है तो 4 में, सभी पुत्रों में उनकी संपत्ति को बांट दिया जाता है। अतः अधिकतम राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवांशिकता का अनुसरण करते आ रहे हैं। बोले भैया पितृवंशिकता का अनुसरण करेंगे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता भी थी, यानी कि ऐसा नहीं कि फिक्स यही प्रथा चली, इसमें विभिन्नता भी देखने को मिली थी। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, पुत्र के ना होने पर, अब भाई पुत्र नहीं हुआ उसका, ठीक है, पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी बन जाता। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, ठीक है, तो पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन जाता था। सेकंड कंडीशन, कभी कभी सगे संबंधी भी सिंहासन यानी भैया ये जो राजा महाराजा की कुर्सी होती है ना, कुर्सी की लड़ाई चलती है भैया हमारे हर जगह पे, ये कुर्सी भैया राजा बना दिया अपन ने, ठीक है। तो राज सिंहासन, कौन सिंहासन हो गया, ये सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। भैया सगे संबंधी का मतलब क्या होता है, आपके रिश्तेदार, उन्हें सगे संबंधी भी कहा जाता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन, कुछ विशिष्ट परिस्थिति में स्त्रियां भी सत्ता का उपभोग करती है, यानी कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि जो रानी रहती है या उस राजा की लड़की रहती है उसको भी सत्ता का उपभोग करना पड़ता है या करती थी। ऐसा प्रभावती गुप्ता इसका उदाहरण रही है, यानी कि प्रभावती गुप्त इसका उदाहरण देखने को अपने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 15, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमता कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण बताइए। विषमता बताना भाई, नेगेटिविटी की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, नेगेटिविटी बताना उनकी, ठीक है। तो बच्चों उसका उत्तर देखेंगे अपन। आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमता विद्यमान है, यानी कि देखी जाती है। यद्यपि समाज में स्त्रियां को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, वो बोल रहे हैं कि देखा जाता था, ठीक है, लेकिन
उनका दर्जा पुरुष की तुलना में गौण था। गौण यानी शून्य, कम से कम, है ना, यानी कि जो पुरुष को सम्मान मिलता वो स्त्री को नहीं मिलता था। देखो पहले के जमाने अपन देखते हैं, पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। आजकल तो भैया सर्वप्रथम हर चीज में महिला ही महिला देखने को मिलती है, लेकिन पहले उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि सबसे पहले दर्जा किसको दिया, सर्वप्रथम दर्जा पुरुष को दिया जाता था। विचाराधीन काल में समाज का मुख्य आधार परिवार था। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना भाई, एक ही काम था, परिवार को आगे बढ़ाना। परिवार नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। पितृ सत्तात्मक परिवार होने के कारण पुत्र प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी। कुछ भी नहीं काम करना भैया, पुत्र प्राप्ति सामान्य इच्छा रहती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ जगह पे देखा जाता है, लेकिन आजकल इतनी कुछ ऐसा नहीं है। पुरुषों को महत्व दिया जाता था, पहला बोला गया पुरुष को महत्व दिया था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, जो कि आज भी होती है, ठीक। और इसके बाद धर्मशास्त्रों में वर्णित जानकारी से ज्ञात होता है कि संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न पर स्त्री और पुरुष के अधिकारों में भिन्नता थी। यानी कि संपत्ति की बात करेंगे भैया, पुरुष को संपत्ति मिल जाती थी, लेकिन स्त्री को संपत्ति नहीं मिलती थी। अधिकारों में भिन्नता पाई गई। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के उपरांत, यानी कि जो उसके माता पिता है, यदि उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत पैतृक संपत्ति, पैतृक यानी पिता की भूमि का हिस्सा, पैतृक संपत्ति अथवा जायदाद भी उसे कहा जाता है, पर सभी पुत्रों का अधिकार होना चाहिए। बोल रहे भाई सभी पुत्रों का अधिकार होना चाहिए, किंतु सबसे बड़े पुत्र को विशेष भाग दिया जाना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको विशेष भाग दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में यह वर्णित है कि स्त्रियां प्रत्येक संपत्ति में हिस्सेदारी का मांग नहीं कर सकती। वो बोल रहा है भैया ऐसा क्यों, वो तो सभी के लिए है, भूमि है भाई, उसके भी तो पिता थे, उसके भी तो माता थे। तो भैया भारत सरकार है या आपका राज्य सरकार, इसमें नया कानून हो गया कि लड़का है या लड़की, जमीन में हिस्सा, जितनी भी जायदाद है उनमें सभी को हिस्सा दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। देखिए स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन विवाह के समय मिले उपहार, यानी भैया उसकी जो शादी हुई, शादी और भाई या पिता माता द्वारा जो भी उसे उपहार दिया होगा, उसके समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था, तथा इसे स्त्री धन कहा जाता था। कौन सा धन, उसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। यानी जो महिला थी, जो लड़की थी, जो लेडीज थी, जो महिला थी, उसको स्त्री धन प्राप्त होता है। स्त्री धन कौन, जो उस महिला की संतान थी, वो विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। लेकिन स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि भैया वो उसको विवाह के द्वारा उपहार मिला है और उस पर सिर्फ और सिर्फ हिस्सा उसी महिला का होगा जिसको मिला हुआ, पति का कोई हिस्सा नहीं था। हाँ, उसका पुत्र या पुत्री उस पर अधिकार जमा सकता है। मनुस्मृति में यहां भी स्पष्ट उल्लेखनीय है कि स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति तथा स्वयं अपने बहुमूल्य धन को गुप्त संचय नहीं करना चाहिए। भैया जिसने किया है निकाल लेना, ठीक है। इसमें दिया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति और स्वयं अपने बहुमूल्य धन का गुप्त संचय नहीं करना चाहिए, यानी छिपाकर पैसा नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और जिसने अभी तक चैनल SUBS सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों।